5 का पहला जो प्रश्न है कहता है कि 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मशक ज्ञात करें, फिर मशक की सहायता से लसन निकालिए। तो सबसे पहले इसका मशक निकालते हैं जो कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से निकाल। देखिए हल करते हैं। हल करने से पहले इसमें दिया हुआ है 12,576, तो 12,576 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालिए इसको। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं 12,576 है। दूसरा लगेगा 2 छक 12, 2 दूनी के 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16। फिर दूसरा लगेगा 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर ही दूसरा लगेगा 2 एका 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4। फिर ही 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 तिया 6। अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 एका 3। अब 131 जो है किसी से नहीं कटेगा तो 131 को ऐसा ही छोड़ देंगे। तो 12,576 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया वो आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 131। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है, फिर 3 है और फिर जो है आपका 131 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के वो है 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 के पावर अब 5 लिख दीजिए और गुना में फिर 3 है तो 3 लिख दीजिए और फिर जो है आपका 131 है। तो 12,576 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 4,052 है, तो 4,052 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो देखिए यहाँ पर 4,052 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से, तो 2 दूनी के 4, 0, 2 दूनी का 4 और 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे 2 एका 2, 0, 2 एका 2 और 2 तिहाई 6। यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 गुना 2 गुना 1013। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 और गुना में कितना है 1013। तो इसको ऐसे लिख दीजिए। तो दोनों का जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तो कह रहा था कि मशक ज्ञात करिए, इसलिए मशक क्या हो जाएगा 12,576 और 4,052 का मशक। देखिए इसमें 2 के पावर 2 है और इसमें 2 के पावर 5 है, तो छोटा वाला ले लेंगे तो 2 के पावर 2 हो गया। अब 1013 इसमें है और इसके गुणनखंड में नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 3 इसके गुणनखंड में है, इसके गुणनखंड में नहीं है तो 3 भी नहीं लेंगे। 131 इसके गुणनखंड में है लेकिन इसके गुणनखंड में नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो मशक जो हो गया 2 के पावर 2 यानी कि 2 गुना 2 और 2 दूनी कितना होता है 4। मशक तो निकल गया। किसके माध्यम से निकाले? तो अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से निकाले मशक। अब कहता है कि फिर मशक की सहायता से लसन निकालिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अब जो है माना कि पहली संख्या बराबर, ये जो दिया हुआ है इसको पहली संख्या मान लीजिए। तो पहली संख्या मान लिए 12,576 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना 4,052। 4,052 को हम दूसरी संख्या मान लिए। तो लिखिए यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मशक गुना लसन। ये फार्मूला जो है हम जानते हैं। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 12,576। यहाँ पे लिखिए 12,576 गुना दूसरी संख्या कितना है 4,052। तो 4,052 बराबर मशक
मसा कितना आया है 4, तो मसा लिख दिए 4, तो लसा अपने आप निकल जाएगा। राशि 4 राशि है, तो 4 राशि में 3 राशि अगर दिया हुआ है तो चौथा अपने आप निकल जाता है। 4 जो है इधर गुना में है, तो जब 4 को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो 4 जो गुना में रहता है इधर आने के बाद वो बटा में हो जाता है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है 12,576 गुना 4,052। अब 4 को इधर ला रहे हैं, लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो लेफ्ट साइड लाने के बाद क्या होगा, इधर पूरा में वो डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या खाली बच जाएगा, जब 4 इधर चल गया तो इधर सिर्फ बच गया आपका लसा। काटिए 4 से 4,052 काटिए, 4,052 को 4 से भागा देंगे तो 4 एका 4 कट गया, ऊपर से उतरा 0, नहीं लग रहा है तो 0 बैठा के कितना उतारेंगे, 5 उतारे, चरका पढ़े 1 मरतबे तो 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतरा 2, 4 तिया 12 कट गया। कितना बार में कटा, 1013 बार में, यानी 4 से इसको हम काटेंगे तो 1013 बार में कट जाएगा। अब ई और ई बच गया, ये दोनों में गुना कर दीजिए, जितना गुना आएगा वही आपका लसा होगा। इसलिए लसा बराबर कितना आया, देखिए 12,576 है, इसको 1013 से गुना करना है। तो 6 तिया 18 के 8 हाथ में रहा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हाथ में रहा 2, 3 पचे 15 और 2 17 हाथ में रहा 1, 3 दूनी के 6 और 1 7 और 3 एका 3, ये हो गया। इसको से देखिए एक से गुना करेंगे तो जितना लिख दीजिए 6 7 5 2 1, और 0 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, यानी कि 0 0 0 0 0। और 1 से गुना करिएगा तो जितना है उतना लिख दीजिए। तो 1 से 6 में गुना किए तो 6 7 5 2 1। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 है तो 8 हो गया, और 2 और 6 8 हो गया, 7 7 14 हाथ में रहा 1, 7 5 12 6 18 और 1 19 हाथ में रहा 1, 3 2 5 7 12 12 और 1 13, 13 के 3 हाथ में रहा 1, 1 और 5 6 6 और 1 7, ये कितना हो गया 2, ऊपर सूत्रा 1। आपका जो लसा आया वो आया 12 73 94 88, 12 73 94 88 जो है आपका लसा आया। तो यहाँ लिखिए 12 73 94 12 73 94 88, यही आपका लसा हो गया और आंसर भी हो गया आपका। तो मसा कितना आया 4 और लसा कितना लाए, इतना। अब 5 का दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मसा निकालिए, फिर इनका लसा निकालिए। तो सबसे पहले हम मसा निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से। तो देखिए 96 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए आगे, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देखिए यहाँ पे 96 है, इसको 2 से लगेगा, 2 से पहले कट जाएगा, ये 2 चौके 8 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा 24, फिर 2 से कट जाएगा 12, फिर 12 जो है 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 6 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 96 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ के गो हुआ 1 2 3 4 5, 2 के गो है 5 गो है, तो 1 2 3 4 5 और कितना है 3 है, तो यहाँ लिख दिए 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 अगर 5 गो है तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 गुना 3, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब 404 है तो 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 404 का अभाज्य गुणनखंड। 400 देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से देखिए कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 0 2, फिर जो है ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1 0 1। अब 101 नहीं कटेगा, तो 404 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 1 0 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 2 है तो 2 के पावर 2 गुना 1 0 1। मसा निकालने के लिए कह रहा था, तो मसा कितना इसका होगा देखिए इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 5 है,
तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा वाला को हम ले लिए 2 के पावर 2। 3 इसका गुणनखंड है, लेकिन इसमें गुणनखंड 3 नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। 101 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 101 को भी नहीं लेंगे। तो मसा कितना आपका हो गया, तो 2 गुना 2 बराबर 4। आपका 4 जो है मसा निकल के आ गया। अब कह रहा है कि फिर इनका लसा निकालिए। तो देखिए, हमको पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है और मसा भी पता है, तो लसा निकाल लेते हैं। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा होता है, ये हमको पता है। तो पहली संख्या कितना है, 96 है। इसको मान लीजिएगा यहाँ पर कि माना कि पहली संख्या बराबर 96 तथा दूसरी संख्या बराबर 404। इसलिए पहली संख्या को हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 96 गुना दूसरी संख्या कितना लिखेंगे 404 बराबर मसा कितना आया दोनों का, तो मसा ही दोनों का निकाले तो आया आपका 4, तो 4 लिख दीजिए और गुना में क्या हो जाएगा लसा। अब देखिए 96 है, गुना में 404 है। अभी 4 है तो 4 को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, और जब इधर गुना में है तो इधर आकर के भागा में हो जाएगा। तो 4 जो है इसका भागा में हो गया, और ये बराबर है तो बराबर लिखिए। अब जब 4 इधर चल गया तो इधर खाली क्या बचा, इधर खाली बचा आपका लसा। 4 से इसको काटिए, देखिए 4 से 24 96 कट जाएगा। 96 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 9 में 60 गया 1, ऊपर 17 6 और 4 चक 16, यानी 4 से जब इसको हम काटे तो कितना बार में कट गया 24 बार में कट गया। अब 24 में गुना करिए कितना से 404 से, तो 404 में 24 से गुना करेंगे तो 4 चक हो जाएगा आपका 16 और 4 चक हो जाएगा आपका 16, 2 चौके हो जाएगा 8, 2 में 0 से गुना करिएगा 0 और 2 चौके 8, तो ये हो गया 6, 8 हो 1 9, ये 6 हो गया और 8 हो 1 9, यानी कि इसका मान कितना आया 96 बराबर लसा, यानी लसा का मान 96 आया। या आप कह सकते हैं कि यह लसा बराबर 96 ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो मसा इसका कितना आया 4, और फिर इसका लसा निकाले तो कितना आया 96, यही आपका आंसर हो गया। 5 का तीसरा जो प्रश्न है कहता है कि यदि लसा दो संख्या आपका दिया हुआ है, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या जो आपका है 657 है, और ये दोनों का लसा कह रहा है कि 22,338 है, तो मसा जो है ये दोनों संख्या का क्या होगा ये आपको बताना है कि मसा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखिए पहले कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहली संख्या मान लीजिए कि ये जो है आपका पहली संख्या, तो कितना है 306, दूसरी संख्या 657 तथा लसा, ये दोनों का लसा कितना दिया हुआ है, तो देखिए लसा दिया हुआ है 22,338, तो कह रहा है कि मसा बताइए, यानी कि मसा जो होगा वो क्या होगा, मसा को निकालने के लिए कह रहा है। तो लिखिए चूँकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मसा। अब देखिए पहली संख्या, तो पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए 306 गुना है दूसरी संख्या आपका कितना है 657, लिखिए 657 बराबर है, तो बराबर लसा का कितना दिया हुआ है आपका 22,338, तो 22,338 और गुना में क्या है मसा है, तो मसा अपने आप निकल जाएगा। जब 3 को दिया हुआ है तो चौथा तो अपने आप निकल जाएगा। देखिए इधर गुना में है, तो गुना में है तो बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा भागा में आ जाएगा, तो एक स्टेप नीचे और बढ़िए, तो ये हो गया आपका 306 गुना 657 बटा
ये गुना में था तो इधर ला रहे हैं इसको, तो 22,338 बटा में हो गया, ये बराबर हो गया आपका। और जब इधर चल गया तो इधर खाली क्या बचा आपका, मसा बचा, तो मसा। अब इसको काटिए, जो काट के आएगा वही आपका क्या आएगा, मसा आएगा। देखिए दो से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तो दोनों को काटिए पहले। दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 306 को दो से काटिए, तो 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतरा 0, 2 5 10, ऊपर से उतरा 6, 2 3 6, यानी कि 153। 153 और दो से इसको काटिए तो 22,338 है। दो से काटेंगे तो 2 1 2 कट गया, फिर 2 1 2 कट गया, 3 है, फिर देखिए 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतरा 3, 2 6 12, 3 में से 2 गया 1, ये कट गया, फिर ऊपर से उतरा 8, 18 हो गया, 2 9 18, यानी इसको 2 से काटे तो आपका हुआ 11 16 9। अब देखिए कि कितना से कट रहा है, इसको काटिए। अभी 153 है और ये आपका जो है 11,169 है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से दोनों कट रहा है तो 3 से काट देंगे। देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 5 15 और 3 1 3, यानी ये कॉमन बार में ही कट गया 3 से। और 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9, 2 बच गया, ऊपर से उतरा 1 21, 3 7 21, फिर 6 उतरा तो 3 दूनी के 6, और फिर 9 उतरा तो 3 3 9, तो 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया। अब कितना से कट रहा है देखिए, फिर दोनों जो है 3 से कट रहा है, तो देखिए 3 से काटेंगे तो 17 तिया कितना होता है, 51 होता है। और 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 3, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12 और 3 1 3, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसको फिर से आगे लिख लीजिए। ऊपर बच रहा है आपका 17 गुना 657 बटा 1241, ये आपका इतना बच गया। अब देखिए कटता है कि नहीं कटता है इसे, 17 से इसको काट के देखिए कट रहा है कि नहीं, तो 1241 को 17 से काटते हैं तो 17 छक 2 तल से 17 7 19 से, तो हो गया 5, 14 में से 9 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 1 गया 0, तो ऊपर से उतरा 1, और देखिए 17 तिया 51 कट गया, तो कितना बार में कटा है, 73 बार में, यानी 17 से इसको काटे तो 73 बार में कट गया। अब 73 से इसको काट के देखिए कटता है कि नहीं कटता है, तो ऊपर में कितना है 657 है, और काटना है कितना से 73 से। देखिए 73 में 9 से गुना करिए तो कितना होगा, 73 है 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, हाथ में रहा 2, 9 से तो 63 और 2 65। देखिए 73 में 9 से गुना किए तो 657 आ गया, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो 73 से कितना बार में कटा, 9 बार में कटा, यानी कि ये जो पूरा वैल्यू आप जो देख रहे हैं इतना का, ये जो पूरा कटेगा तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए मसा बराबर कितना होगा, 9, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसके नीचे लिख दीजिए यहाँ पे कि मसा जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा, यही आपका आंसर है। देखिए अगला प्रश्न जो आपका है 6 का जो पहला है, वो कह रहा है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। ये जो प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए क्या कहता है, आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी बना नहीं रहे हैं, अभी समझिए क्या कहता है। n क्या है, n जो है एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या n है, यानी कि n का जो मान होगा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यही होगा, कहाँ तक, अनगिनत, कुछ भी n का मान हो सकता है, क्योंकि n कैसा संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है कि नहीं। देखिए जब n बराबर हम 1 लेते हैं तो संख्या आपका दिया हुआ है 4 के पावर n, ठीक है, तो कह रहा है कि इसके अंत में जो संख्या है इसके अंत में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो n का मान हम 1 लेते हैं तो 4 के पावर n संख्या दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 4 के पावर 1, n की जगह पर 1 रखेंगे तो 4 के पावर 1 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम n के मान 2 लिए,
1 लिए तो कितना आया संख्या, 4 आया। अंत में कैसा आया, 4 आया। जब n बराबर हम 2 लिए तो 4 के पावर n है, तो क्या हो जाएगा, 4 है। n की जगह पर आप कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4 कितना हो रहा है, 4 चक 16 हो रहा है। तो संख्या के अंत में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। फिर आगे देखिए n का मान 3 लेके देखिए कहीं आ जाए, तो 4 के पावर n है। तो 4 n के मान अब हम 3 लिए हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3। इसका मतलब हुआ 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चक 16, 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64। तो संख्या के अंत में कितना आया, 4 आया, 0 नहीं ना आया, नहीं आया। देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 के पावर n 4, और n की जगह पर आप कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चक 16, 16 चौको 64, और 64 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 चक 16, 6 चौ 24 और 1 25, यानी कि 256। तो संख्या के अंत में कितना आ रहा है, 6। तो हम देख रहे हैं कि जब 1 रखते हैं यानी कि विषम संख्या लेते हैं तो 4 आ रहा है, संख्या के अंत में 4 आ रहा है। और जब सम संख्या ले रहे हैं तो संख्या के अंत में आ रहा है। फिर 3 ले रहे हैं तो फिर 4 आ रहा है, फिर 4 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है। कहने का मतलब अगर विषम संख्या ले रहे हैं तो 4, और सम संख्या ले रहे हैं तो 6 आ रहा है। फिर देखिए विषम संख्या लिए तो 4 आ गया, सम संख्या लिए तो 4 हो सकता है कि जब n का मान आप 5 लीजिएगा तो फिर आपका अंत में 4 आ जाएगा, और जब n का मान 6 लीजिएगा तो संख्या के अंत में फिर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आ रहा है, मतलब संख्या के अंत में 0 कभी नहीं आ रहा है। देख रहे हैं। अब इसको देखिए, ये तो आपको एग्जाम्पल से समझाया कुछ, अब इसको कैसे बनाना है इस प्रश्न को से देखिए। यहाँ से लिखिएगा हल। लिखिए चूँकि 4 के पावर n में, ठीक है, संख्या आपका दिया हुआ है, इसमें n क्या है, तो n जो है कह रहा है कि प्राकृत संख्या है, तो n का मान हम लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या 1 भी होता है, 2 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरह से कहाँ तक होता है, अनगिनत तक। तो जब n प्राकृत संख्या तो हम लिख लिए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 इस तरह से हो सकता है, और संख्या 4 के पावर n है। अब देखिए सबको जो मान है बारी बारी से कुछ संख्या ले लीजिए और इसमें रख के देखिए कि अंत में इसका 0 आता है कि नहीं आता है। तो लिखिएगा कि जब n बराबर 1 हो तब क्या होगा। तो जब n बराबर आप 1 लिए हैं तो संख्या देखिए क्या दिया हुआ है, 4 के पावर n दिया हुआ है, तो ये 4 हो गया। अब n के जगह पर आप कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 4 के पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। और 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 को 2 गुना 2 लिख देंगे। अब देखिए जब n बराबर 2 हो, अब 2 लेके देखिए तब क्या होता है, तब 4 के पावर n है, यानी कि 4 और n के जगह पर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना 4। अब इसको गुणनखंड करिए, 4 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2, और फिर 4 है तो इसको भी हो जाएगा 2 गुना 2। फिर आगे लिखिए कि जब n बराबर 3 हो तब क्या होगा, तब जो है 4 के पावर n है, तो 4 n के जगह पर 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 2 गुना 2। तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। सब संख्या जो है जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कहीं भी देखिए 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखिए कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 तभी आ सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। ठीक है, देखिए
अब जैसे इस संख्या आपको दिया हुआ है, इस संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो सिर्फ कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे जब इस संख्या 4 के पावर n आपको संख्या दिया, इसको अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो सिर्फ 2 आ रहा है। देखिए ये भी संख्या इसमें भी किए तो 2 आ रहा था, खाली 2 आ रहा है। और देखिए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 तभी आएगा जब उस संख्या में 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड हो। कहने का मतलब जैसे 10 एक संख्या है तो 10 के संख्या के है तो इसको अभाज्य गुणनखंड करिए, तो देखिए इसके इकाई स्थान पर 0 है ना, तो 0 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो क्या होता है, 2 गुना 5 होता है, तब ना जाके 10 होता है। तो खाली आपको 2 दे देगा और 5 नहीं देगा तो कभी 0 इकाई स्थान पर आएगा, कभी नहीं आएगा। मान लीजिए कि 100 है तो 100 को भी आप लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25 और 5 से करेंगे तो 5। देखिए 100 को भी किए तो 2 गुना 2 5 गुना 5। कहने का मतलब है कि अगर इकाई स्थान पर 0 है तो उस संख्या में 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 और 5 है तभी इकाई स्थान पर 0 आएगा, और अगर दोनों में अगर एक भी नहीं है, कहने का मतलब 2 है और 5 नहीं है तो 0 नहीं होगा, 5 है और 2 नहीं है तो भी 0 नहीं होगा। यानी कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों जो है गुणनखंड उसका होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन इस संख्या को देखिए, ये संख्या दिया होता है इतना हम मान लिए, n का मान 1 भी लिए तो अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 2 आया। जब n बराबर 2 लिए तो भी संख्या में जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 2 2 आया। 3 भी लिए तो 2 2 2 आया, यानी कि इसमें 5 कहीं भी नहीं आ रहा था। तब देखिए यहाँ पर अब तो वही हम लिखे हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 तभी आ सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, दोनों होना चाहिए। जैसे 10 एक संख्या ऐसे इकाई स्थान पर 0 है तो कब हुआ 10, जब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 रहेगा तभी तो 10 होगा। यही यहाँ लिखे हैं कि चूँकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 तभी आ सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, अन्यथा फिर आगे इसको लिखिए कि अन्यथा उसके इकाई स्थान पर 0 नहीं आ सकता। अन्यथा उसके इकाई स्थान पर 0 नहीं आ सकता, सही बात है। अगर 2 और 5 अगर उसके गुणनखंड में नहीं है तो 0 इकाई स्थान पर 0 जो है कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर आगे लिखिए कि लेकिन 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है। कितना शामिल है, 2 शामिल है, 5 नहीं। अतः 4 के पावर n के इकाई स्थान पर कभी 0 नहीं आ सकता है। यही आपको बताना था जो हल कर दिए। फिर से इसको एक बार देख लीजिए कि चूँकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 तभी आ सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, ठीक है। अन्यथा उसके इकाई स्थान पर 0 नहीं आ सकता। लेकिन 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, 5 नहीं। देखिए 4 के पावर n था तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो खाली 2 ना आ रहा था, इसमें भी किए अभाज्य गुणनखंड तो 2 आया, इसका भी किए तो इसमें 2 2 2 आया, इसका भी किए तो सब 2 2 2 2 आ रहा है, 5 कहीं ना आ रहा है, सिर्फ इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है। तो इसके अंत में 0 कैसे होगा, 0 होने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए तभी 0 होगा। तो वही इसको लिखे, इसको लिख दीजिए बढ़िया से, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है 6 का जो दूसरा प्रश्न है, 6 का जो पहला प्रश्न था वही प्रश्न पर इसको भी दे दिया है आपको, सेम टू सेम वही प्रश्न है। उसमें 4 के पावर n दे दिया था, इसमें जो है आपको 15 के पावर n दे दिया है। कंसेप्ट सब पहला ही क्वेश्चन वाला है, सिर्फ इसमें 15 के पावर n कर दिया। कहता है कि जांचे, माने जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। यही आपको जांच करना है, ठीक है। तो हल करते हैं इसको।
तो हल करके देखिए। सबसे पहले तो 15 के पावर n है। अगर आप इसको, क्वेश्चन आपको पूरा बना हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे इसको हम समझाते हैं क्वेश्चन को। देखिए एग्जांपल से 15 के पावर कितना लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, ठीक। और n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हमको पता है कि प्राकृत संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरह से अनगिनत होता है। तो 1 2 लेके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो 15 के पावर n है, तो n का जगह पर 1 लिखते हैं, ठीक है। तो 15 के पावर 1 यानी कि 15, और 15 को गुणनखंड करिए, क्या होगा, 3 गुना 5 होगा। अब जो है 15 के पावर 2 लीजिए, n का मान अब 2 लिए हम, तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 15, ठीक। इसका भाज्य गुणनखंड करिए, क्या होता है, तो 3 गुना 5 और 3 गुना 5। फिर देखिए ये तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं, 15 का पावर 1 किए तो कितना हुआ 15, और 15 का पावर 2 करेंगे तो इसका वैल्यू जानते हैं कितना आता है, 15 गुना 15 होता है 225 होता है। 15 का पावर 3 लेके देखिए क्या होता है, तो 15 गुना 15 गुना 15, तो हो जाएगा आपका 15 गुना 15 225, और इसमें 15 से आप गुना करिए, यानी कि 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, और 1 से गुना करेंगे तो ये आपका 225 हो जाएगा। और जोड़िएगा तो इसको 5 2 और 5 7, और 1 और 2 3, और 1 और 2 3, यानी कि 15 के पावर 3 किए तो आपका आ रहा है 3375। यानी कि जब n का मान 1 लिए तो कितना आया, 15 आया। जब n का मान 2 ले रहे हैं तो आपका 225 आ रहा है। जब n का मान 3 लिए तो 15 का पावर 3 हो गया, तो इसका वैल्यू आया इतना। तो देख रहे हैं पावर, अब चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, जितना भी लीजिए, संख्या जब इसका आ रहा है तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। देखिए इसके लास्ट में भी 5 आया, इसके लास्ट में भी 5 आया। कहने का मतलब है कि n का मान आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और जब उसका वैल्यू निकालिएगा तो जो संख्या आएगा उसके इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। देख रहे हैं जब 1 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 15, तो इकाई स्थान पर कितना 5 आ गया। 2 भी लिए तो आया कितना 225 आया, तो इकाई स्थान पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 3 लिए तो 3 भी लिए तो आपका जो है 3375 आया, तो इकाई स्थान पर कितना आया 5 आया। कहने का मतलब n का मान कुछ भी ले लेंगे, अगर 15 के पावर कुछ भी ले लेंगे और उसका जब हल करेंगे तो जो संख्या आएगा तो उसके इकाई स्थान पर हमेशा 5 ही आएगा। तो ये कह रहा है कि अंत में 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसी को आपको चेक करना है। तो आप एग्जांपल से भी समझ गए कि इसके अंत में 0 नहीं आएगा, इस संख्या के अंत में 0 नहीं आएगा। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, इसको बनाना है अच्छी तरह से। देखिए तो चूँकि 15 के पावर n के लिए ये आप लिखिए, लिखने के बाद आप 15 के पावर n को लिख सकते हैं। 15 है तो 15 को आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 होगा, और पावर n था तो पावर n ले लिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कहता है कि n क्या है, तो प्राकृत संख्या है, तो वही लिखेंगे। चूँकि n एक प्राकृत संख्या है इसलिए n का मान क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, तो अनगिनत तक हो सकता है, ठीक है। तो n का जो मान है पारी पारी से लेके और चेक करते हैं कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब n का मान 1 लिए तब 15 का पावर n था, और 15 के पावर n को हम लिखे हैं 3 गुने 5 के पावर n। तो 3 गुने 5 के पावर अब 1 लिख दिए। कहाँ से लिखे, तो n का जो वैल्यू है, ये जो n है इसको हम 1 लिए हैं तो 1 लिखे, तो 3 गुना 5 आ गया। फिर जब n का मान 2 लिए तो 15 के पावर n को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 के पावर 2। तो n की जगह आप कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। तो इसका मतलब हुआ कि 3 गुने 5 गुना 3 गुने 5। तो इस तरह से आप जितना भी n का मान ले लीजिए, जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें 3 और 5 आ रहा है, 3 और 5 ही आ रहा है, 3 और 5 ही आ रहा है। लेकिन किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 तभी आ सकता है। देखिए किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 तभी आ सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 भी हो। 2 और 5 रहेगा तभी जो है किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 होगा, यानी अन्यथा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 50 है, तो 50 में भी देखिए 50 के अभाज्य गुणनखंड करिए कितना होता है, 2 से करेंगे तो 25 और 5 से करेंगे तो 5। देखिए 50 का भी अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 5 आ रहा है, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 है। इकाई स्थान पर 0 तभी होता है जब अभाज्य गुणनखंड में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए
15 के पावर n था, इसमें जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 3 और 5 आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें 2 कहीं नहीं आ रहा है, तो 0 नहीं आ सकता है, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसको बढ़िया से आप लिख दीजिए परिभाषा के रूप में कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य तभी आ सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, अन्यथा नहीं हो सकता है। जब देखिए इसमें 2 और 5 है तभी ना 10 हो रहा है, और 2 रहेगा और 5 रहबे नहीं करेगा तो 10 होगा, कभी नहीं हो, कभी भी इकाई स्थान पर 0 नहीं होगा। 0 होने का मतलब है कि 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए तभी 0 होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि अन्यथा नहीं हो सकता है, जबकि 15 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ है 3 और 5 गुणनखंड है, 2 नहीं है। जब 15 के पावर n जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें 3 5 3 5 3 5 3 5 ही आ रहा है, 2 कहीं नहीं आ रहा है। वही लिखे हैं कि जबकि 15 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 3 और 5 है, 2 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 15 के पावर n के अंत में शून्य जो है नहीं हो सकता है। यही आपको ऐसे लिखना है, और ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, निश्चित आ सकता है, इसलिए इसको जो है लिखने का तरीका है, अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर निश्चित मिलेगा। इसी तरह से आपको लिखना। ये जो आप देख रहे हैं इसको आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं सजा करके। और ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया, अब अगला चैप्टर देखेंगे।